सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की है, उसके आज करीब करीब 14.5 महीने हो गए। इन 14.5 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम लोग मधुबनी में पिछले 1 महीने से हैं। करीब करीब 20 दिन हो गए। अभी यहाँ मैं 10, 12, 15 दिन और रहूंगा। पूरे नवंबर महीने में मैं मधुबनी में ही हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा, पूरे जो जिले का अनुभव रहेगा, मधुबनी में जब प्रेस वार्ता होगी तो आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज बताएंगे कि मधुबनी में क्या देखा समझा। लेकिन जो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है, 3 बातें। सबसे पहले जब पदयात्रा की घोषणा की गई है, तभी बताया गया है कि हर हालत में बिहार में एक नए विकल्प, नए दल की जरूरत है, वो बनाना है। उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि दल को बनाया कैसे जाए और कौन इसको बनाए, ताकि बिहार में एक बेहतर विकल्प आए, बेहतर यहाँ सुविधा हो। उसी को मद्देनजर रखकर 3 पदयात्रा के उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है, जो कि सोच से प्रेरित है, कि राजनीतिक सुधार, आमूलचूल सुधार तभी हो सकता है जब समाज के स्तर पर सुधार हो। अगर समाज में सुधार नहीं होगा तो राजनीतिक स्तर में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं लाया जा सकता। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है। तो पहला पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो परेशानी है, वो तब दूर होगी जब आप उन समस्याओं को पर वोट करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या टूटा हुआ रोड नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो 5 वर्ष तक इसकी बात करते हैं, इससे परेशान रहते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो इन बातों को भूलकर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको तरक्की चाहिए अपने जिंदगी में, अपने बच्चों के लिए बेहतरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको जिन बातों से परेशानी है, जो बात आप अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, उसके लिए आप वोट करें। इसीलिए सुबह से शाम तक जितने लोगों के हम लोग मिलते हैं, जो सभाएं होती हैं, जो नुक्कड़ मीटिंग में करता हूँ, वहां पर आप देखेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं कि आपको वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट नेताओं को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर कीजिए। वोट बच्चों के लिए कीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं तो लोगों का एक सवाल होता है कि भैया वो तो ठीक है, वोट हमको करना है शिक्षा पर, रोजगार पर, अच्छे लोगों को, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वोट हम किसको करें, हमारे पास विकल्प नहीं है। इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि लोगों को विकल्प के अभाव में गलत व्यक्ति, गलत दल को वोट न करना पड़े। इसलिए समाज को मत कर अच्छे लोगों को निकालकर एक नया विकल्प, नया दल बनाया जाए। तीसरा उद्देश्य पदयात्रा का यह है कि अगर लोग समझ जाएं कि उनको शिक्षा, रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है और वो अच्छे लोगों के एक समूह को, एक नए दल को, नए विकल्प को वोट दे भी दें, तो भी बिहार में विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक विकास की एक सोची समझी रणनीति, योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग, पूरे 8,500 पंचायतों का अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाया जाए। जब मैं पैदल चल रहा हूं तो हर उस पंचायत का, जहां हम जाते हैं या जहां हमारे साथी पहुंचेंगे, उनका 10 साल का हम लोग योजना बनाते हैं। किस पंचायत में सड़क टूटी है, किस पंचायत में बाढ़ आता है, किस पंचायत में अस्पताल नहीं है, ये बातें तो बता ही रहे हैं। इसके साथ हर पंचायत की योजना में 3 बातें जो हैं वो शामिल हैं। वो पहला कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की सुविधा अच्छी कैसे बनाई जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, ताकि यहाँ से बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सके। और तीसरा, हर पंचायत में किसानों की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए। यह ऐसा इसलिए है कि आप देख रहे हैं, शिक्षा को लेकर हर गांव में जहां पर भी हम लोग जाते हैं, हर व्यक्ति बता रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अभी आपने देखा, मैं
कोई 40-50 बच्चों से बात कर रहा था, तो सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि अगर हम कोचिंग ट्यूशन न करें तो परीक्षा पास नहीं कर सकते। जिस साइकिल योजना की यहाँ इतनी चर्चा होती है, आधे से ज्यादा बच्चों ने बताया कि हमको साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला है। शिक्षक वहां आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। तो हर पंचायत में बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा कैसी हो, कैसे बनाई जाए, इसका योजना बनाना। दूसरा, हम लोग अपना अनुमान है कि अगर पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाए तो पलायन करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इतने ही लोगों को नए रोजगार की जरूरत है। और तीसरा, हर पंचायत में जो किसानों की अपनी आमदनी है, जैसे यहाँ भी सुबह में मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे हैं लखनऊ में किसी जमाने में मखाने की बड़ी खेती होती थी, आज वो बंद हो गई, अब लोग मछली कर रहे हैं। इसी तरीके से पान की खेती होती थी, वो बंद हो गई। यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से आज 20 वर्ष से लोग एक पूरे प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं। तो हर पंचायत की हम लोग योजना ये भी बना रहे हैं कि क्या करने से लोग, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो खाने के बजाय कमाने के लिए खेती करें। तो ये पूरा पदयात्रा का उद्देश्य है, लोगों को समझाना, तैयार करना कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करें। विकल्प के अभाव में उनको गलत लोगों को न वोट करना पड़े, इसलिए नया एक विकल्प बना कर देना। और साथ में बिहार के विकास की एक जमीनी स्थिति को समझकर विकास की एक ऐसी योजना बनाना ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। और अगर आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। ये जो जल जमाव की समस्या है, बिहार में हम लोग हमेशा बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित जमीन की चर्चा करते हैं। जिस प्रखंड में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर आधे से ज्यादा पंचायत में बाढ़ की समस्या रही है। बाढ़ की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन जैसा आपने सही बताया, जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैंने अनुभव किया कि जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, इतनी ही बड़ी समस्या सूखे की और जल जमाव की भी है। खास करके जो नेपाल से थोड़े दूर वाले एरिया है, नेपाल से जो लगता एरिया है, वहां जल जमाव से ज्यादा नदियों के कटाव का मामला है। नदियां रास्ता बदलती हैं, उससे बड़ा लोगों का नुकसान होता है। लेकिन अगर आप गोपालगंज में देखेंगे, छपरा में देखेंगे, सिवान में देखेंगे, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और अभी मैं मधुबनी में भी देख रहा हूँ, आपके यहाँ भी इस प्रखंड में भी हर जिले में, हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से भी प्रभावित है। एक बार पानी आ गया, अब पानी निकलेगा नहीं, या तो वहां एक फसल होती है या वो भी नहीं होता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर तो करीब करीब सर्वसम्मति है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत जिले में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा बोले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। पिछले 30-35 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये उल्ट की बात, पूरी सच्चाई नहीं। कई लोगों को लगता है, आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, अनुशासित नहीं शिक्षक, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में समता मूलक हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर जगह विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। आपने कहा कि विद्यालय का बिल्डिंग नहीं, तो भैया पटना साइंस कॉलेज में तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, कई एकड़ में कैंपस है। आप एमएस कॉलेज बेतिया जाइए, लंगर सिंह कॉलेज जाइए, सीएम साइंस कॉलेज जाइए, वहां जमीन और बिल्डिंग की तो कमी नहीं है। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकार और समाज दोनों ही की प्राथमिकताओं में शिक्षा और कहीं बचा ही नहीं है। लोगों के नजर में भी विद्यालय जो है वो महज साइकिल और खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं। जो कॉलेज है
वहां से डिग्री बांटा जा रहा है, वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको बीए का एमए का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो, जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों के श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। अभी तक इन 4,000 गांव में एक भी आदमी नहीं मिला जिसको जब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है, तो अभी तक पूरे 4,000 गांव में एक आदमी भी नहीं मिला। आप भी नहीं दिए होंगे। तो लोगों को शिक्षा चाहिए लेकिन शिक्षा पर वोट नहीं देना है। लोगों को पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए लेकिन रोजगार पर वोट नहीं देना है। यही बात तो सिखा रहे हैं कि अगर आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए तो आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप वोट दे रहे हैं मंदिर के लिए तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अगर आप वोट दे रहे हैं नाली गली के लिए तो नाली गली बन रहा है। आप वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर आपको मिल रहा है। वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली इसी बिहार में घर घर आ गई है। वोट दिए मोदी का चेहरा देखकर तो सुबह शाम मोदी का चेहरा देखने को मिल रहा है। जब आपने वोट दिया ही नहीं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, तो वो होगा कैसे? बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई कहां से आएगा? रोजगार सृजन के लिए सिर्फ 35 साल नहीं, 1967 के बाद, 1967 के बाद बिहार में विकास को लेकर जो गाड़ी थी जो वो पटरी से उतरी 1967 से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ध्यान रहे आपके लिए। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए उसके बाद बिहार बर्बाद हो गया। ऐसी बात नहीं है। लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। लालू जी जब आए तो गलती ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक विकास नहीं चाहिए, हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति को जमीनी स्तर पर समझते हैं उनको इस बात को मानने में हिचक नहीं रखनी चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में सामाजिक तौर पर जो गरीब और पिछड़ा था उसको निश्चित तौर पर कुछ आवाज या बल या सम्मान मिला, इसको मानना चाहिए। लेकिन जिस लालू यादव ने जिस समाज के लोगों को आवाज दी, उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया, पूंजी नहीं दिया, उनको उन्होंने जमीन नहीं दिया। बिहार में लालू नीतीश ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको जमीन नहीं दिया और उनको रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि वो लोग, वो समाज के लोग आवाज तो लगा रहे हैं, लालू जी का जय जयकारा करते रहे, लेकिन उनके और उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदली। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार से बात नहीं बनेगी, शिक्षा से बात नहीं बनेगी। हम 400 रुपया पेंशन देते रहे, सड़क वड़क कहीं बनवा दिया, बस यही है, हम इतना ज्यादा कर दिए। भाई बिहार तो मतलब है ही सबसे पिछड़ा, इसको जीवन भर पिछड़ा ही रहना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी परेशानी की वजह यहाँ ये है कि नीतीश कुमार का जो राज है इसको आप 2 कालखंड में बांटिए, एक 2005 से 12-13 और दूसरा नीतीश कुमार का राज 12-13 से लेकर अभी तक। 2005 से 12-13 में नीतीश कुमार के राज में बिहार में कुछ सुधार होता हुआ दिखा,
उसकी दो वजह थी। एक, तो उससे पहले इतना अंधकार था कि नीतीश कुमार ने एक छोटा दिया जलाया तो भी आपको हमको बड़ा विकास होता लगा। दूसरा, 2005 से 2012-13 में बिहार में एक राजनीतिक स्थिरता थी, एनडीए की सरकार थी और स्थिरता थी, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं थी। लालू यादव की पार्टी करीब करीब खत्म हो गई थी। 12 के बाद से राजनीतिक और स्थिरता का जो दौर बिहार में शुरू हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका बड़ा दिक्कत बिहार में ये हुआ कि जो यहाँ एक स्थिर सरकार चल रही थी वो डगमगा गई। तो आपको हमको लगता है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, फिर भाजपा में आए, फिर महागठबंधन में गए, ऐसी बात नहीं है। 2012 से अभी तक नीतीश कुमार 6 अलग अलग सरकार बना चुके हैं 10 वर्ष में। 2012 में एनडीए की सरकार से वो अलग हुए और अल्पमत की सरकार उन्होंने 14 तक चलाई, वो पहला प्रयोग था। दूसरा, 14 में लोकसभा हार गए तो पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिए साल भर के लिए, वो दूसरी सरकार थी। फिर मांझी जी को हटाकर चुनाव से पहले खुद बने, महागठबंधन बनाकर, वो तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन छोड़कर भाजपा में भागे, वो चौथी सरकार हुई। फिर महागठबंधन को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 5वां प्रयास है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन काम में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क इसलिए है कि अब उनकी चिंता बिहार की विकास नहीं है, उनकी चिंता है कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, कभी लालटेन के साथ, कभी भाजपा के साथ। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन या विकास के दूसरे जो मानक हैं, वो उसकी स्थिति इतनी भयावह है। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा होगा, राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठाकर मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। क्या ये आपका भ्रम है। आरक्षण संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जिन समाज के लोगों के साथ लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो समाज पीछे छूट गए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई आदमी शारीरिक तौर पर दुर्बल है और आप थोड़े मजबूत हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगर घर से आप निकल रहे हैं, अगर घर में परेशानी है, घर से बाहर जाना है, तो जो दुर्बल है उसको अपने कंधे पर बैठाकर, गोद में बैठाकर हम ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो दुर्बल व्यक्ति को खाना ही ना मिले, अगर वो आदमी के शरीर पर कपड़ा ही ना हो, तो उसको आप गोद में भी हाथ पकड़ के भी कैसे बढ़ाइएगा। जरूरत आरक्षण जितनी है, कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है, वो वैधानिक विषय है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। इनका ये क्या है, राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है नीतीश कुमार का। अब एक अंतिम पासा फेंक कर नीतीश कुमार ने देख लिया कि जाते जाते समाज को बांटकर किसी भी तरीके से हमारा एक बार किसी तरह नाव पार लग जाए। मैं आपको जितनी राजनीतिक समझ हमको थोड़ी बहुत है, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर दे देता हूं, और मैं ये रोज रोज बात नहीं करता हूं। जीवन में मैंने एक बार बंगाल के लिए ये बात कही थी कि पूरा देश चाहे कुछ भी कह ले, भाजपा को 100 सीट बंगाल में नहीं आएगा, और भाजपा को आया 77। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार को, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अगर 5 सीट भी आ जाए तो हम पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार। तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो, जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं, और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ये नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं।
आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अच्छा आदमी, जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है, वो राजनीति में नहीं आता है। और यही दुर्दशा है कि इस कुचक्र में बिहार पड़ा हुआ है। चोरी कहां नहीं है? किस राज्य में नेता झूठ नहीं बोल रहा है? किस राज्य में नेता चोरी नहीं कर रहा है? लेकिन जितनी कुव्यवस्था, जितनी इस कुचक्र में बिहार के लोग पड़े हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज की ये मानसिकता है, जहां आप अच्छे लोगों को देखकर हंसते हैं और जो जितने लखेरा बदमाश है उसको आप अपना नेता बनाते हैं। तो भैया बबूल बोलिएगा तो आम खाने को तो मिलेगा नहीं। यही बिहार की नियति है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, आप और हम इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। और इसी दशा में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग के बच्चों को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।